आज के लेक्चर में क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट, उसको डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं फिर। तो डिस्प्लेसमेंट करंट को सबसे पहले जो नाम दिया किसने दिया था वो है मैक्सवेल ने। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ने के पहले कुछ जो प्रीवियस की जो थ्योरी है पहले उस पर हम ध्यान देते हैं। फर्स्ट हमने थ्योरी क्या पढ़ा था कि ओस्टर एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा। ओस्टर ने क्या बोला था कि अगर कोई वायर है और उसमें करंट फ्लो हो रही होगी किसी वायर में, अब वायर को हमने कनेक्ट कर दिया, बैटरी से किसी से कनेक्ट कर दिया, इसमें करंट फ्लो हो रही होगी, तो करंट फ्लो हो रही होगी तो चारों तरफ क्या होता है, उसको मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। कैसे पता किया? तो उन्होंने मैग्नेटिक नीडल रखा, पास में कंपास नीडल रखा, वो क्या कर रही थी, डिफ्लेक्ट कर रही थी। तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि इसके चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। ठीक है, तो ये किसने बताया था? ओस्टेड ने बताया। ओस्टेड का एक्सपेरिमेंट ये था। इसका मतलब कि जब अगर करंट जनरेट हो रही है, करंट कहाँ से आई कि हमने क्या किया, इस वायर को क्या किया, पोटेंशियल दिया। ठीक है, एक तरफ क्या हुआ, हाई पोटेंशियल, एक तरफ लो पोटेंशियल जनरेट हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने की वजह से क्या आया, करंट आया। हमने क्या जनरेट किया, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, फिर हमें क्या मिला, करंट मिला, और करंट से हमें क्या मिल गया, मैग्नेटिक फील्ड मिल गई। ये बात समझ आई? ये तो ओस्टेड ने बताया। अब बात करते हैं आगे, फिर आते हैं कौन, फैराडे। उन्होंने क्या बताया कि हम अगर किसी भी, हमारे पास कोई भी कॉइल हो, चलो हमने एक वायर लिया, इसको कुछ कॉइल का शेप दे दिया, ठीक है, इस कॉइल के पास में अगर हम मैग्नेट ले आते हैं या इससे हम दूर मैग्नेट ले जाते हैं, इसके पास मैग्नेट ले आए या हम दूर मैग्नेट ले जाते हैं, तो क्या होता है, इसमें करंट अपने आप जनरेट हो जाती है। ठीक है, अगर हम पास ले आ रहे हैं तो करंट यहाँ पे इस डायरेक्शन में कुछ जनरेट हो जाती है, और दूर ले जा रहे हैं करंट इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट हो जाती है। मतलब ये क्या करती है, इसका अपोज करती है, जो कि हम पढ़ चुके हैं, इसको बोलते हैं कि लेंज लॉ, जिसकी वजह से ये जनरेट होता है, उसी को क्या करता है, ये अपोज करता है। ऑलरेडी ठीक है, पढ़ चुके हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आप जो ये टॉपिक है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। इसके पहले का जो चैप्टर है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें ये चीजें आपने पढ़ी होंगी। ठीक है, तो फिर हुआ क्या कि यहाँ पे हम क्या करें, मैग्नेटिक फ्लक्स में, मतलब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे क्या करें, बार बार चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या जनरेट हो रहा है, करंट जनरेट हो रहा है। ठीक है, करंट कैसे जनरेट हुआ, पहले करंट डायरेक्ट तो आया नहीं, करंट के पहले क्या आया, पोटेंशियल आया होगा, जिसको क्या नाम देते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड से क्या जनरेट कर दिया, करंट जनरेट किया। ठीक है, इस बार हम क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड से करंट जनरेट जनरेट कर रहे हैं, वो भी कैसे, करंट जनरेट हुआ, इसका मतलब क्या जनरेट हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। ठीक है, भाई मैग्नेटिक फील्ड में बार बार हम चेंज कर रहे हैं तो करंट आया, करंट कैसे आ रहा है, पहले पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जहाँ क्रिएट हुआ, इसका मतलब क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हमने प्रीवियस में ओस्टेड ने क्या किया था, ये किसका है, ये फैराडे का है। ठीक है, अब ओस्टेड का क्या एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या जनरेट किया, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और फैराडे ने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड से क्या जनरेट कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया। ठीक है, फैराडे के साथ एक साइंटिस्ट और थे, वो कौन थे, हेनरी। ठीक, तो अब दूसरे तीसरे साइंटिस्ट आते हैं, मैक्सवेल। वो सोचते हैं कि अगर जब वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो सकता है, या वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट जनरेट हो सकता है, इसका अपोजिट भी पॉसिबल है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को बार बार वेरी करें तब भी करंट जनरेट हो सकता है। ठीक है, तो फिर उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। तो जैसे इसके और पहले हम पढ़ चुके हैं, हमारे पास दो लॉ और हैं। वो फर्स्ट क्या है हमारे पास, KCL, एक लॉ ये है, ये क्या है, ये है किरचॉफ करंट लूप लॉ, किरचॉफ करंट लॉ है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है, एम्पियर लॉ। अब इसमें क्या था कि अगर किसी जंक्शन पे करंट आ रही होगी, जितनी करंट आती है, जितनी इनकमिंग करंट है उतनी आउटगोइंग करंट होती है। मान लेते हैं ये I1 है, ये I2 है, और ये I3 है, I4 है, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, I1 प्लस I2 इक्वल I3 प्लस I4। ठीक है, ये लॉ हो गया। और दूसरा एम्पियर लॉ क्या था
कि अगर किसी लूप में करंट जनरेट हो रहा है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड जो मिल रही है हमें, उसका लाइन इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या मिलता है, म्यू नॉट आई। जो लूप में करंट फ्लो हो रही है उसका म्यू नॉट आई इसके इक्वल होता है। ये दोनों लॉ हुआ। तो फिर फैराडे ने क्या किया, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि हर जगह ये वैलिड नहीं है। बाकी सब जगह तो वैलिड है, लेकिन उन्होंने कहा हर जगह वैलिड नहीं है। कैसे? उन्होंने क्या किया, एक कैपेसिटर लिया, उसको चार्ज डिस्चार्ज करके देखा, तो वहां पर ये दोनों लोग क्या कर रहे थे, वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहे थे। तो वहां से उन्होंने एक नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करेगा। अब आया कैसे ही, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन क्या ली, कैपेसिटर की दो प्लेटें हो गई, ठीक है। अब इसको हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी से, ठीक, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इसको पॉजिटिव पोटेंशियल दिया, इसको नेगेटिव पोटेंशियल दिया। इसका मतलब ये जो प्लेट होगी ये पॉजिटिवली चार्ज होगी और ये क्या हो रही होगी, नेगेटिवली चार्ज हो रही होगी, ठीक है। और ये तब तक चार्ज होगी जब तक कि इसमें जो कैपेसिटी है कैपेसिटर की वो पूरी गेन ना हो जाए ना, तब तक चार्ज होगी। उसके बाद क्या होगा, चार्जिंग बंद हो जाएगी या डिस्चार्ज करते हैं करेंगे तब भी क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिक्रीज होगा और ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब अब आप कहने का मतलब जब चार्जिंग की कंडीशन है तो चार्जेस बढ़ रहे हैं और डिस्चार्जिंग की कंडीशन है तो चार्जेस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि अब इन्होंने क्या किया, इन दोनों लॉ को क्या किया, यहाँ पर रखने की कोशिश की। तो यहाँ पर इन्होंने देखा कि अगर हम किरचॉफ्स रूल अप्लाई करते हैं, करंट लूप क्या है, तो अब आप देखो यहाँ पर भी एक तरह का जंक्शन ही है। हम क्या करें, यहाँ पे इनकमिंग करंट हो गई और आउटगोइंग करंट। इनका कहने का मतलब क्या था, हम मान लेते हैं जैसे ये सर्किट है, सर्किट में क्या है, ये कंडक्शन करंट, ठीक है। अब ये जो जितनी करंट इनकमिंग है उतनी ही आउटगोइंग करंट होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जो प्लेटों के बीच में क्या है, एयर होगा या वैक्यूम होगा, तो यहाँ तो कोई करंट है ही नहीं। मतलब हमें यहाँ पे करंट क्या मिले, आईसी, कंडक्शन करंट तो मिला, लेकिन आउटगोइंग करंट तो कोई है ही नहीं। और सेम यहाँ पर भी देखा, इस प्लेट के लिए भी, यहाँ करंट तो इनकमिंग करंट तो जीरो है, पर आउटगोइंग करंट अभी भी हमें कंडक्शन करंट मिल रहा है। तो इसका मतलब ये लॉ तो यहाँ पे फेल हो रहा है। कैपेसिटर के चार्जिंग डिस्चार्जिंग कंडीशन में ये लॉ फेल हो रहा है। फिर दूसरा इन्होंने किया कि एम्पियर लॉ लगाया। एम्पियर लॉ क्या कहता है कि अब करंट अगर है जनरेट हो रही है, उसकी तरफ चारों तरफ का जो है मैग्नेटिक फील्ड, उसका लाइन इंटीग्रेशन लेते हैं तो क्या मिलता है, म्यू नॉट आई मिलता है। तो इन्होंने यहाँ पर किया तो फिर तो ठीक है, वो वैलिड था क्योंकि यहाँ पे करंट मिल रही थी आईसी, म्यू नॉट, यहाँ पे क्या मिल गया, म्यू नॉट आईसी हो गया, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम, हर जगह सेम मिल। लेकिन अगर इसकी इन दोनों प्लेट के बीच में देखा तो यहाँ तो कोई करंट ही नहीं, यहाँ करंट जीरो है, तो यहाँ पर लाइन इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, बी डी एल क्या मिलेगा, वो जीरो मिलेगा। तो इसका मतलब ये भी वैलिड नहीं है। तो ये दो लोग क्या हो रहे थे, फेल हो रहे थे, ठीक है। तो इसका मतलब अब उन्होंने क्या यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया कि जो एम्पियर लॉ है, केवल म्यू नॉट आई ना होकर के इसके साथ एक करंट और आता है जिसका नाम इन्होंने दे दिया डिस्प्लेसमेंट करंट, म्यू नॉट डी एल इक्वल, नाम दिया इंटीग्रेशन बी डी एल इक्वल म्यू नॉट, यहाँ पर आई के साथ एक नाम और दे दिया आई डी। आई डी मतलब यहाँ पे क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट करंट, ये नाम दिया क्योंकि ये क्या है, रिप्लेसमेंट था किसका, कंडक्शन का, इसलिए क्योंकि यहाँ पे कंडक्शन करंट तो है नहीं, ठीक है। तो इसका रिप्लेसमेंट है इसीलिए नाम क्या दे दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट, ये नाम दिया, ठीक है। अब इसके बाद ये लॉ क्या है, वैलिड है, ठीक। अब ये डिस्प्लेसमेंट करंट आया कैसे, इन दोनों प्लेट के बीच में क्या है, कोई करंट नहीं, लेकिन अगर जैसे ही यहाँ पर मैग्नेटिक निडल रखा तो क्या हो रहा था, उसमें डिफ्लेक्शन होता, कंपास निडल में क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, कहीं ना कहीं यहाँ पे करंट है, करंट है। करंट होने की वजह से ही क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई होगी, तभी निडल में क्या डिफ्लेक्शन हुआ होगा। कैसे हुआ होगा, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिव प्लेट चार्ज है, प्लेट में कैसा चार्ज है, पॉजिटिव है, और ये क्या नेगेटिव है। इसका मतलब यहाँ पर क्या जनरेट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, चार्जिंग की कंडीशन में वेरिएबल, बढ़ रहा है। डिस्चार्जिंग की कंडीशन में क्या होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। तो कहने का मतलब है क्या, वेरिएबल ही है, इधर इंक्रीज कर रहा है, डिस्चार्जिंग कंडीशन में क्या हो रहा था, डिक्रीज कर रहा है। तो दोनों केसेस में क्या है, वेरिएबल। अब वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे क्या जनरेट हुआ,
इस बार करंट जनरेट हुआ जिसको नाम क्या दे रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो करंट है इसका मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ होगी। तो इस बार इन्होंने क्या किया, मैक्सवेल ने, ये किसका एक्सपेरिमेंट था, ये मैक्सवेल का था। इलेक्ट्रिक फील्ड से हमने क्या जनरेट कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से सबसे पहले हमने क्या जनरेट किया, वेरिएबल करंट जनरेट किया जिसको आईडी बोल रहे, फिर क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। तो इसीलिए यहाँ पर एम्पियर लॉ में इन्होंने आईडी पुट किया। ठीक है, अब ये वेरिएबल जो फ्लक्स में चेंज आ रहा है, हमें पता है फ्लक्स इक्वल क्या होता है, पाई ई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको हम क्या कर दें, डिफरेंशिएट कर दें अगर, डी फाई ई, क्योंकि ये क्या है, वेरिएबल है ना, जो फ्लक्स है वो क्या है, चेंज हो रहा है, टाइम के साथ बार बार चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर कांस्टेंट तो एप्सिलॉन नॉट है, ये बाहर आ जाएगा, डी क्यू अपॉन डी टी ये हुआ। ठीक है, अब डी क्यू अपॉन डी टी क्या है, यहाँ पर करंट है। और कौन सी करंट की बात, फ्लक्स में चेंज हो रहा है, कौन सी करंट की बात कर रहे हैं हम, डिस्प्लेसमेंट करंट की बात कर रहे हैं। तो डी फाई ई अपॉन डी टी इक्वल 1/एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया आई डी। तो यहाँ से आई डी हमें क्या मिल जाता है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। अब ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो यहाँ पर मिलता है इंटीग्रेशन बी डी एल इक्वल म्यू नॉट आई प्लस एप्सिलॉन नॉट क्या, डी फाई ई अपॉन डी टी। तो ये इक्वेशन जो मिलता है, अभी इस इक्वेशन को कौन कौन से साइंटिस्ट ने बनाया, एक हो गया एम्पियर, इसलिए, और दूसरा कौन हो गया, मैक्सवेल, इसीलिए इसको नाम देते हैं एम्पियर मैक्सवेल लॉ। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।